कैसे एक लड़के की छोटी सी गलती ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी, जानेंगे हम आज की कहानी में। उससे पहले अगर आपको हिंदी की मनमोहक कहानियाँ सुनना पसंद है तो आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है और मेरी कहानियों के साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे कहानी सुनाने का मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ आपके सामने लाती रहूँ। तो धन्यवाद दोस्तों। शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी लिखी है महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने, जिसका शीर्षक है पश्चाताप। जगत सिंह को स्कूल जाना कुनैन खाने या मछली का तेल पीने से कम अप्रिय न था। वह सैलानी, आवारा, घुमक्कड़ युवक था। कभी अमरूद के बागों की ओर निकल जाता और अमरूदों के साथ माली की गालियाँ बड़े शौक से खाता। कभी दरिया की सैर करता और मल्लाहों की डोंगियों में बैठकर उस पार के देहातों में निकल जाता। गालियाँ खाने में उसे बड़ा मज़ा आता था। सवार घोड़े के पीछे तालियां बजाना, इक्को को पीछे से पकड़कर अपनी ओर खींचना, बूढ़ों की चाल की नकल करना, ये उसके मनोरंजक विषय थे। उसके पिता ठाकुर भगत सिंह अपने कस्बे के डाकखाने में मुंशी थे। अफसरों ने उन्हें अपने गांव का डाकखाना बड़ी दौड़ धूप करने पर दिया था, किंतु भगत सिंह जी निरादों से यहाँ आए थे, उनमें से एक भी पूरा न हुआ। उल्टे हानि ये हुई कि दूसरे गांव में जो साग भाजी, उपले, ईंधन मुफ्त मिल जाते थे, यहाँ बंद हो गए। यहाँ तो सबके साथ घरेलू संबंध थे, कोई क्या देता। इस दुरावस्था में उन्हें जगत सिंह की हतलबकियाँ बहुत अखर थी। उन्होंने कितनी ही बार उसे बड़ी निर्दयता से पीटा, पर इस मारपीट, घुड़की, धमकी किसी का भी उस पर असर न होता था। जगत सिंह की शरारतों से घर के सभी लोग तंग आ गए। जगत सिंह अपने शौक को पूरा करने के लिए दिन रात रुपए चुराने की ताक-झांक में लगा रहता। आखिरकार एक दिन बिल्ली के भागू छीका टूट ही गया। भगत सिंह दोपहर को डाकखाने से चले तो एक बीमा रजिस्ट्री जेब में डाल ली। कौन जाने कोई डाकिया शरारत कर जाए, किंतु घर आए तो लिफाफे को अचकन की जेब से निकालने की सुध न रही। जगत सिंह तो ताक लगाए हुए था। पैसों के लोभ से जेब टटोली तो लिफाफा मिल गया। उस पर कई टिकट लगे थे। कई बार वह टिकट चुराकर आधे दामों पर बेच भी चुका था। चट लिफाफा उड़ा लिया। यदि उसे मालूम होता कि उसमें नोट है तो कदाचित वह न छूता, लेकिन जब उसने लिफाफा फाड़ डाला तो उसमें से नोट निकल पड़े, तो वह बड़े संकट में पड़ गया। उसकी दिशा उस शिकारी की सी हो गई जो चिड़ियों का शिकार करने जा रहा था और अनजाने में किसी आदमी को निशाना लगा दे। उसके मन में पश्चाताप था, लज्जा थी, दुख था, पर उस भूल का दंड सहने की शक्ति न थी। उसके मन में बड़ी उथल पुथल मची रही। वह तय न कर सका कि फटे लिफाफे और रुपयों का क्या करे। उसी दिन शाम को वह मुंबई चल दिया। दूसरे ही दिन मुंशी भगत सिंह पर गबन का मुकदमा दायर हो गया। मुंबई के किले के मैदान में बैंड चल रहा था और राजपूत रेजिमेंट के सजीले सुंदर जवान कवायद कर रहे थे। जब कवायद खत्म हो गई तो एक चेहरे बदन का युवक नायक के सामने खड़ा हो गया। नायक ने पूछा, क्या नाम है? युवक ने फौजी सलाम करके कहा, जगत सिंह। क्या चाहते हो? फौज में भर्ती होना। मरने से तो नहीं डरते? बिल्कुल नहीं, राजपूत हूँ। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी? इसका भी डर नहीं। अदन जाना पड़ेगा? खुशी से जाऊंगा। कप्तान ने देखा युवक हाजिर जवाब है, मनचला, हिम्मत का धनी जवान है। तुरंत फौज में भर्ती कर लिया। तीसरे दिन रेजिमेंट अदन को रवाना हो गई, मगर ज्यों-ज्यों जहाज आगे चलता था जगत का दिल पीछे रह जाता था। जब तक जमीन का किनारा नजर आता रहा, वह जहाज के डेक पर खड़ा अनुरक्त नेत्रों से उसे देखता रहा। जब भूमि तट विलीन हो गया तो उसने एक ठंडी सांस ली और मुंह ढांप कर रोने लगा। आज जीवन में उसे पहली बार प्रियजनों की याद आई।
जगत सिंह को अदन में रहते 3 महीने गुजर गए। भांति भांति की नवीनताओं ने कई दिन तक तो उसे मुग्ध रखा, लेकिन अपनी पुरानी स्मृतियां फिर उभरने लगी। उसे स्नेह में माता की याद आने लगी, जो पिता के क्रोध, बहनों के धिक्कार और स्वजनों के तिरस्कार से उसकी रक्षा करती रहती थी। कई दिनों से उसे घर पर पत्र भेजने की इच्छा हो रही थी, किंतु लज्जा और ग्लानि के कारण वह टालता जाता था। 4 वर्ष बीत गए। कैप्टन जगत सिंह सा योद्धा उस रेजिमेंट में नहीं है। कठिन अवस्थाओं में उसका साहस और भी बढ़ जाता है। जिस मुहिम में सबकी हिम्मत जवाब दे जाती है, उसे सर करना उसी का काम है। हमले में वह सदैव आगे रहता है। वह इतना विनम्र, गंभीर, प्रसन्नचित्त है कि सारे अफसर और मातहत उसकी बड़ाई करते हैं। उस पर अफसरों का इतना विश्वास है कि वे प्रत्येक विषय में उससे परामर्श करते हैं। जिससे पूछिए वह वीर जगत सिंह की वीरदावली सुना देगा। कैसे उसने जर्मनों की मैगजीन में आग लगाई, कैसे अपने अफसर को मशीन गनों की मार से बाहर निकाला, कैसे अपने एक मातहत सिपाही को कंधे पर लेकर निकल आया। ऐसा जान पड़ता है जैसे उसे अपने प्राणों का मोह ही न हो, मानो वह काल को खोजता फिरता है। लेकिन नित्य रात्रि के समय जब जगत सिंह को अवकाश मिलता, वह अपनी छोलदारी में अकेले बैठकर घर वालों को याद कर लिया करता। 2-4 आंसू की बूंदें अवश्य गिरा देता। वह प्रति मास अपने वेतन का बड़ा भाग घर भेजता। कोई सप्ताह नहीं जाता कि वह अपनी माता को पत्र न लिखता हो। सबसे बड़ी चिंता उसे पिता की रहती। हाय, वह कौन दिन होगा कि जब वह उसके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराएगा और वे उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देंगे। 4.25 वर्ष बीत गए। संध्या का समय है। नैनी जेल के द्वार पर भीड़ लगी हुई है। कितने ही कैदियों की मियाद पूरी हो गई है। उन्हें लीवा जाने के लिए उनके घर वाले आए हुए हैं, किंतु बूढ़ा भगत सिंह अपनी कोठरी में सिर झुकाए उदास बैठा हुआ है। एक बूढ़े किंतु हष्ट-पुष्ट कैदी ने आकर उसका कंधा हिलाया, बोला, कहो भगत, कोई घर से आया? भगत सिंह ने कंपित स्वर में कहा, घर पर है ही कौन? घर तो चलोगे ही। मेरा घर कहाँ है? तो क्या यहीं पड़े रहोगे? अगर ये लोग निकाल न देंगे तो यहीं पड़ा रहूँगा। आज न जाने क्यों भगत सिंह को अपने प्रताड़ित निर्वासित पुत्र की याद आ रही थी। अगले दिन जेल का अफसर आया। कैदी एक पंक्ति में खड़े हुए। अफसर एक एक का नाम लेकर रिहाई का परवाना देने लगा। अंत में भगत सिंह का नाम आया। वह सिर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता जेलर के पास गया और उदास भाव से परवाना लेकर जेल के द्वार की ओर चला। द्वार के बाहर निकलकर वह जमीन पर बैठ गया। सोचने लगा, कहाँ जाए। सहसा उसने एक सैनिक अफसर को घोड़े पर सवार जेल की ओर आते देखा। उसकी देह पर खाकी वर्दी थी, सिर पर कारचौबी साफा। अजीब शान से घोड़े पर बैठा हुआ उसके पीछे पीछे एक फीटन आ रही थी। जेल से सिपाहियों ने अफसर को देखते ही बंदूकें संभाली और लाइन में खड़े होकर सलाम किया। भगत सिंह ने मन में कहा, एक भाग्यवान वह है जिसके लिए यह फिटिन चली आ रही है, और एक अभागा मैं हूँ जिसका कहीं ठिकाना नहीं। फौजी अफसर ने इधर उधर देखा और घोड़े से उतरकर सीधे भगत सिंह के सामने जाकर खड़ा हो गया। भगत सिंह ने उसे ध्यान से देखा, चौंक कर उठ खड़ा हुआ और बोला, अरे बेटा जगत सिंह, तुम? जगत सिंह रोता हुआ पिता के चरणों में गिर पड़ा।